नारी शिक्षा हर युग में प्रासंगिक रही है। प्राचीन भारतीय समाज की ही शिक्षित नारियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर पूरे विश्व में अपना नाम रोशन किया, किंतु मध्य भारत में शिक्षा के अभाव और पर्दा प्रथा के कारण उनकी सामाजिक पहचान मिट सी गई। वर्तमान भारत में शिक्षा के ही कारण भारतीय नारियां अपनी प्रतिभा के बल पर समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जा रही हैं और अपनी क्षमता का अच्छा परिचय दे रही हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, कला, साहित्य, खेल जगत और राजनीति में पहुंचकर इन्होंने जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है उससे सभी लोग परिचित हैं। नारी शिक्षा के अभाव का अर्थ है समाज के आधे भाग की घोर उपेक्षा और संपूर्ण समाज का आंशिक विकास। शिक्षा से मस्तिष्क, समाज, संस्कृति और संपूर्ण राष्ट्र का विकास होता है। इसलिए नारी शिक्षा की प्रासंगिकता आज भी है और कल भी रहेगी। नारी ही सृष्टि की मूलभूत सामाजिक सांस्कृतिक इकाई है। यदि हमें समाज और संस्कृति का उत्थान करना है तो नारी के विकास में बाधा उत्पन्न करने वाले सारे बंधनों को तोड़कर इसके शैक्षिक विकास पर ध्यान देना पड़ेगा। प्राचीन मनीषियों ने इसे लक्ष्मी कहा है, शक्ति का प्रतीक कहा है, ज्ञान की जीवंत प्रतिमा कहा है और शक्ति की साक्षात मूर्ति कहा है। यह प्रेम रूपणी भी है। ज्ञान, भक्ति और प्रेम की त्रिवेणी को इस पावन धराधाम पर विदुषी नारियां ही बहाती चली आ रही हैं। नारी शिक्षा का अभिप्राय केवल लौकिक शिक्षा ग्रहण करने से ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ इसके नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक और आंतरिक दिव्य क्षमताओं को विकसित करने वाली शिक्षा से भी है। इसलिए नारी के चहुमुखी विकास के लिए शिक्षा तो प्रासंगिक है ही, साथ ही इसे वर्तमान समाज की विद्रूपता को समाप्त करने के लिए इसे एक ऐसे पवित्र शैक्षिक सांस्कृतिक पर्यावरण की आवश्यकता है जिस अपने परिवार, पड़ोस और संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर मानवता की रक्षा के लिए कार्य कर सके। जब तक किसी देश की स्त्रियां अशिक्षित रहेंगी तब तक वह देश प्रगति नहीं कर सकता। राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने कहा था, मैं जो कुछ भी हूँ और जो कुछ भी बनने की आशा रखता हूँ उसके लिए मैं अपनी माता का कृतज्ञ हूँ। इसी प्रकार महान सेना नायक नेपोलियन ने कहा था, बालक का भावी भविष्य सदैव उसकी माता द्वारा निर्मित किया जाता है। आज कितनी ही शिक्षित नारियां राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में हाथ बटा रही हैं। नारी जाति ने देश में करवट बदली है। उसने अपने वास्तविक महत्व को समझा है और भविष्य में अधिक तेजी से वे अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई हैं। अब देश की नारी जागरण का युग प्रभावी है। स्त्री शिक्षा के प्रायः सभी क्षेत्रों में विलक्षण क्रांति दिखलाई पड़ रही है। विधानसभाएं और संसद दोनों स्त्रियों की बेहतर सहभागिता हेतु स्थानों का आरक्षण कर रही हैं। वस्तुतः यह निर्विवाद रूपेण उल्लेखनीय है कि लोकतंत्रीय राष्ट्र की सफलता के लिए स्त्रियों का शिक्षित होना अति आवश्यक है। शिक्षा उसको चाहिए समुचित, वांछित, शुद्ध, जिससे वह गढ़ती रहे सुंदर सृष्टि प्रबुद्ध। नारी में वह शक्ति है जो रचती संसार, विदुषी बनकर दे रही जग को स्वच्छ विचार। मेरा विनम्र अनुरोध है इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि माननीय श्री ध्रुव जायसवाल जी से कि वे आएँ और भारतीय सामाजिक विकास में नारी साहित्य और शिक्षा की प्रासंगिकता के विषय पर अपने विचार हम सभी के समक्ष माननीय जायसवाल। दरअसल मैं कभी इसी विषय से बढ़कर नहीं रहा, किसी पर आपको बोलना है। एक विषय नारी है जो मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा। क्यों रहा? मेरी एक शोधकर्ता ने मुझसे पूछा कि आपकी सारी कहानियां और उपन्यास नारी केंद्रित क्यों है? तो मैंने उत्तर दिया कि आप मेरा उपन्यास जब तुमने पढ़ा होगा तो मैंने उसमें एक वाक्य लिखा है कि मां से बड़ा कोई शब्द नहीं है, न ईश्वर है,
न देवता है न देवी है, अगर है एक शब्द तो माँ है। और मैं माँ की महत्ता को खूब स्वीकारता हूँ। 13 साल के उसमें कहानियाँ लिख रहा हूँ, अपने बारे में कम ज़्यादा नहीं बताना चाहता, लेकिन जो नारी के बारे में मेरा गहन अध्ययन या उसकी मनोवैज्ञानिकता जो मैंने ग्रहण किया है, वो ये लगा कि नारी बिन सब सुन, अगर नारी ना हो सब सुना है। यहाँ तक कि आदिशंकर भी अर्धनारीश्वर हो गए, उन्हें अर्धनारी का स्वरूप बनाना पड़ा। आप देख लें कि पूरा पौराणिक कथाएं, जितनी पौराणिक कथाएं हैं वो नारियों से भरी पड़ी। सीता हो, राधा हो, राधा माने उनके प्रिय श्री कृष्ण, सीता माने राम की धर्मपत्नी। ये मैं अनिश्वरवादी जरूर हूँ, लेकिन प्रकृति से प्रेम और प्रकृति स्वयं नारी का एक स्वरूप है। अनिश्वरवादियों ने कहा यहाँ कहाँ भगवान, यहाँ कहाँ गीता, यहाँ कहाँ रामायण। तो मैंने कहा जो आपकी वाणी निकल रही है कहाँ से निकल रही है, ये प्रकृति जन्य है। क्षमा कीजिएगा मैं विषय से हटकर बोल रहा हूँ। तो नारी बिना सब सूं, कोई लेने काल, चाहे आज मदर टेरेसा रही हो, चाहे ईसा मसीह की माँ रही हो, तो सब नारी। और ईसा मसीह की माँ के बारे में बड़ा आक्षेप लगा मेरे मरियम, मैं बड़ा सम्मान देता हूँ। तो नारी की महत्ता साहित्य में हो, चाहे समाज में हो, चाहे शिक्षा में, इसकी महत्ता को अस्वीकार नहीं जा सकता। अभी एक गोष्ठी में गया था, एक महिला ने उससे पूछा कि भाई ध्रुव जी, यदि नारी न होती क्या आपके साहित्य का सृजन होता? मैं एकदम ठगा नहीं, क्या 1 मिनट खामोश है। बड़ा बेढा प्रश्न किया इस बच्ची ने, महिला ने। यदि नारी न होती तो आप साहित्य न रच पाते। मैंने कहा मैंने ही कहानियां ही माने केवल पुरुषों की कहानियां, यथार्थवादी कहानियां भी लिखी हैं, लेकिन ये सच है कि नारी मनोविज्ञान का मुझे बड़ा गहन अध्ययन करना पड़ा बचपन से और आज तक कर रहा हूँ। अभी आने लगा मेरी पत्नी ने पूछा कि नारी के साहित्य पर आप क्या बोलेंगे? मैंने कहा जो लिखने जा रहा, तो लिख चुका छोड़ दो। भोगा हुआ यथार्थ एक अलग बात, एक भोगा जाने वाला यथार्थ वो कभी खाली नहीं। मैंने कहा यार, नारी पर बोलने के लिए मेरी जब वाणी थक जाएगी, मेरा अंतिम सांस रह जाएगा, तो उसमें एक शब्द आएगा माँ। राम नहीं कहूँगा, माँ कहूँगा। और ये बहुत बड़ी बात है, चाहे आप हो चाहे जो हो। अगर माँ की आपने पूजा की, पूजा माने ये नहीं पैर छुआ, भैया माँ का सम्मान देना मेरा अपना अनुभव है कि अगर माँ को सम्मान देंगी आप, उनका चरण स्पर्श करेंगी आप, तो तय जाने अगर ईश्वर कहीं है, उसका वजूद है, उसका अस्तित्व है ईश्वर का, तो आपके चरण तीखा बोल गया। और अब मैं आदर्श कन्या महाविद्यालय जियापुर बरुआ जिला की हिंदी विभाग की प्राध्यापिका डॉक्टर अमिता मिश्रा जी से आग्रह करूंगी कि वे आएं और नारी विषयक अपने शोध पत्र को प्रस्तुत